देखिए पहले क्वेश्चन में कहते थे इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इफ पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पीई यूनियन एफ। तो हम लोग साथ में लिखते भी जाते, देखो क्या दिया हुआ है, क्योंकि बिना लिखे तो कुछ भी नहीं होगा और मैं साथ में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराता जाऊंगा। तो आपसे कह रहे हैं इवेंट पी एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। सबसे पहले ये समझो, अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या होता है, पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। तो पहले तो मैंने ये लिख दिया भाई, अगर पीई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपका पी इंटरसेक्शन इज पी इंटू पी एफ। अब आगे क्या कहते हैं आपको, इसके बाद पीई आपको दिया है 0.3, पीई यूनियन एफ दिया आपको 0.5। तो पीई आपको दिया हुआ है 0.3, पीई यूनियन एफ आपको दिया हुआ है 0.5। तो क्वेश्चन में कहते हैं किसकी वैल्यू निकाल लो, कहते हैं आपसे कहते हैं पी ई अपॉन एफ माइनस पी एफ अपॉन ई निकालिए। तो देयरफॉर आपको निकालना है पी ई अपॉन एफ माइनस पी एफ अपॉन ई। अब देखो सबसे पहले क्या करो, आप ये समझो कि पी ए अपॉन बी डिनोट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो मैंने कहा पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। अब यहां पे आपने कहा देखो पीई इंटरसेक्शन एफ क्या है, पी इंटू पी एफ। तो यहां पे भी लिख दिया पी इंटू पी एफ अपॉन पी एफ, इधर भी लिख दिया पी इंटू पी एफ अपॉन पी। तो यहां से पी कट गया, यहां से पी एफ कट गया, तो ऑब्वियसली आपको अब जो निकालना है वो निकालना है पी माइनस पी एफ। अब बात ये आती है, मुझे पी तो पता है लेकिन अब पी एफ कैसे पता चलेगा। तो फिर से देखिए, यहां से आपको कह रहे पीई यूनियन एफ जो है डेट इज 0.5। ठीक है, तो अब इधर से देखते हैं, देखो नाउ पीई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। अब पी इंटरसेक्शन एफ क्या है, पी इंटू पी एफ। अब अगर मैं पी यूनियन एफ को डाल देता हूं 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5, पीई को मैं डाल देता हूं 0.3। यहां से पी एफ आई थिंक बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। 0.3 उधर गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो यह आया 0.5, पी एफ माइनस 0.3 पी एफ हो जाएगा आपका 0.7 पी एफ। तो आपका यहां से पी एफ आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो पी एफ पता चल गया 2/7 और पी कितना है मेरा 3/10। तो अब आपने करना हो पी माइनस पी एफ विल बी इक्वल टू 3/10 माइनस 2/7। एलसीएम लिया 70, 10 7 था तो यह आया 21 माइनस 7 10 था यह आया 20। तो हमारा आंसर आ गया 1/70। देखिए जरा ऑप्शन है ये 1/7, 2/7, 3/35, 1/17। ऑप्शन डी मेरा हो गया, क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन लेकिन ये आराम से 3 मार्क्स का भी आ सकता है, इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपके 1 मार्कर मिले, लेकिन आप इससे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के सीखोगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके सारे के सारे फॉर्मुले भी साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फॉर 2 इवेंट ए एंड बी, पी ए दिया हुआ है 0.4, पीबी दिया हुआ है 0.8, लिख देते हैं। पी ए आपको दिया हुआ है 0.4, पीबी आपको दिया हुआ है 0.8, पीबी अपॉन ए 0.6 दिया हुआ है, और आपको निकालना जो है डेट इज पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालना है। अब देखो फिर से पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे पी ए यूनियन बी निकालने के लिए पी ए पता है, पी बी पता है, ये नहीं पता। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप अगर आपको पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी मैंने बताया तो पी बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू
पी ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन एक ही बात है, और नीचे आया पी ए, ये दिया हुआ है 0.6, 0.4, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन भी आपका हो गया 0.6 इंटू 0.4 विच विल बी 0.24। आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी, डाल दीजिए इधर। तो पी ए यूनियन बी is equal to PA which is 0.4 plus PB which is 0.8 minus 0.24। अब इसे ऐड करेंगे तो 0.4 plus 0.8 will be 1.2 minus 0.24, जिसे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.96। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई 0.96। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2 ऑप्शन डी। चलिए अब चलते थर्ड पे। ए एंड बी आर टू इवेंट such that पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2 इंटू पी बी अपॉन ए। हमसे कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2 इंटू पी बी अपॉन ए। एक तो ये कह रहे हैं, ठीक है, कि पी ए अपॉन बी जो है वो 2 इंटू एंड पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2/3। पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2/3। अब मुझसे कहते क्या है क्वेश्चन में, आप निकालो पीबी कितना होगा। बहुत बढ़िया, देखो अब पी ए अपॉन बी ये दिया, पहले तो इधर से एक रिलेशन लिखते हैं। पी ए अपॉन बी होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2 इंटू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ये लिख सकते हैं। इधर से मैंने फॉर्मूला लिखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। देखो इस चैप्टर में एक पहली है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरी है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और तीसरी है बेस थ्योरम, और चौथा है रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार चीजों पे ही आपके क्वेश्चन घूमेंगे। तो जब भी आपको ऐसा दिया हुआ, पहले तो आप कंडीशन लगा दो, ये लगा दी। अब आपने कहा ये और ये तो बराबर होंगे, पी इंटरसेक्शन बी, ये कट गया, तो इधर से मेरा रिलेशन आ गया देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी। तो मैंने अब कहा, मेरे को ये पता है पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2/3। पी ए की जगह मैंने अगर 2 पी बी डाला तो 2 पी बी प्लस पी बी इज इक्वल टू 2/3। तो आपका क्या होगा, ये 3 पी बी इज इक्वल टू 2/3, या पी बी कितना हो गया आपका 2/9। तो पीबी की वैल्यू आ गई 2/9, मुझे निकालना था पीबी, तो पीबी की वैल्यू सीधे ऑप्शन ए 2/9 आ गई। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। ये कह रहे हैं दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे इफ, और ये चार कंडीशन दी हुई है कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। अब देखो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, पहले फिर से याद रखो। इंडिपेंडेंट जब होता है जब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर ये चीज सही है तो आपका इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग ऑप्शन वाइज देखते हैं कि कौन से केस में ये चीज जो है वो ट्रू होगी, क्योंकि पहले ये तो समझे ना हमें निकालना क्या, तभी तो देख पाएंगे। तो चलो पहला देखते हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए और बी दोनों को साथ में नहीं कर सकते, अगर आप ए करोगे तो बी नहीं हो सकता, बी करोगे तो ए नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू 5, इट शुड बी डिसजॉइंट। तो ये तो नहीं आया, छोड़ दिया। बी पार्ट देखते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अगर पी ए इक्वल टू पी बी हुआ तो उससे भी आपका ये कोई नहीं होगा कि पी ए इंटू पी बी जो है वो पी इंटरसेक्शन के बराबर हो, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, अब ऑप्शन सी में कहते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटू इक्वल टू 1 माइनस पी बी। अब इसे चेक करने से पहले चौथे को देख लेते, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। तो अगर इधर से इसे उधर ले जाओ 1 माइनस पी ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी कॉम्प्लीमेंट। अगर पी ए पी बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हुआ तो भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ सकती। तो देखो करेक्ट आंसर वैसे तो सी होना चाहिए, बट अगर ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं प्रूफ करके। मैंने लिखा है इधर पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। अब पहले इस चीज को लेते हैं, मैंने कहा पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने लिख दिया पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच विल बी डी मॉर्गन से पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 माइनस पी ए यूनियन बी।
अब अगर आप 1 माइनस पी ए यूनियन बी ले रहे हो तो इसे मैंने लिखा 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने इसे अगर खोला तो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ये यहां पे अटक गया, अब आपने कहा इफ ए और बी इंडिपेंडेंट है, आर इंडिपेंडेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो यहां पे मैंने कहा अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मैंने इसे क्या किया, माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी को डाल दिया पी ए इंटू पी बी। और ये जब ही डाल सकते हैं फिर से जब ए और बी इंडिपेंडेंट है। अब एक ग्रुप में तो मैंने लिख दिया 1 माइनस पी ए, इधर से मैंने अगर पीबी को कॉमन लिया, माइनस पीबी को कॉमन लिया, तो आपका अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस पी ए। अब 1 माइनस पी ए दोनों साइड से आ गया, तो एक ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस पी ए, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस पी बी विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो आपका ऑप्शन सी जब ही ट्रू होगा जब ए और बी आर इंडिपेंडेंट। तो आपने कह दिया इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ऑप्शन सी जब ही ट्रू होगा। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तभी मैंने कहा था एलिमिनेशन से भी आप ए बी और डी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर एमसीक्यू आया तो आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ की। कह रहे फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, पी ए आपको दिया है 4/5, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया 7/10, आपको निकालना है पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, पी बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। आपको दोनों दिया हुआ है यहां पे 7/10 अपॉन 4/5, आपने कैलकुलेशन करी 7/10 इंटू 5/4, दिस विल बी 7/8। तो ऑप्शन सी आ गया आपका क्वेश्चन फिफ्थ का। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट था, फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन हो गया। सिक्स में कहते हैं 5 फेयर कॉइन। फेयर कॉइन देखो क्या होते हैं, जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, तो दीज आर कॉल्ड फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन, फेयर डाइस वो होते हैं विच हैव इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो अगर 5 फेयर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो मतलब हेड और टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो 5 फेयर कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। कह रहे कम से कम एक हेड आ जाए, तो मैंने कहा भाई सब में हेड आए नहीं, ठीक है, कम से कम 1 हेड आ जाए, तो मैंने कहा 1 माइनस नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। अब 5 बार किए, अगर हर बार हेड नहीं आ रहा तो आपने कहा 1 माइनस 1/2 की पावर 5 विच इज 1/32, तो आपका आंसर हो जाएगा 31/32। 31/32 आपका आंसर होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ हेड कम्स अप। कम से कम एक हेड आने के लिए आपने कह दिया 1 माइनस नो हेड, मतलब पांचों थ्रो में आपका कोई हेड नहीं आया। अब हर एक थ्रो, क्योंकि देखो इसमें एक चीज और समझना, हर एक थ्रो जो है डेट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो मैंने कहा जो भी इवेंट हो 5 बार अगर टेल आना है तो 1/2 की पावर 5 हो गया 5 बार के लिए, और 1 माइनस कर दिया, तो आंसर आएगा ये 31/32। सेवेंथ, आशमा कैन हिट ए टारगेट 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स, शी ट्राई टू हिट द टारगेट ट्वाइस। कह रहे आशमा जो है वो टारगेट को 2 आउट ऑफ 3 टाइम, मतलब आशमा के हिट करने की प्रोबेबिलिटी पीएच दे रखी है 2/3। She tried to hit the target twice. The probability that she missed the target exactly 1 is. उसने एक ही बार मिस किया, ठीक है, और एक बार मतलब मारा और एक बार मिस किया। तो देखो अब ये क्या हो सकता है, अगर पीएच आपका ये है तो पीएच कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1/3। तो अब उसने अगर 2 बार किया तो पहले में मार दिया, दूसरे में नहीं मारा, प्लस पहले में नहीं मारा, दूसरे में मार दिया, यही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने कह दिया 2/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2/3, तो ये आपका आ जाएगा 2/9 प्लस 2/9 विच विल बी 4/9। तो आपका आंसर होगा 4/9, ऑप्शन सी। तो 7th का हो गया सी। चलिए 8 देखते हैं। 8 में कहते हैं सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज 9। अगर आपने 2 डाइस फ्री करी तो आपका जो सम ऑफ द नंबर है वो 9 है, देन द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4 है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस इज 9। कह रहे एक इवेंट हो चुका कि आपने एक डाइस को थ्रो किया तो आपका जो सम है वो ऑलरेडी 9 आ चुका। तो कहते हैं देन दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4। तो अगर सम 9 है तो ये बताओ कि जो नंबर एक डाइस पे है वो 4 होना चाहिए, ये बताना है।
तो देखो ये जो क्वेश्चन है, जब एक इवेंट हो जाता है दूसरी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो दैट इज थ्योरम ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए और बी क्या है, फिर उसके बाद समझते हैं। देखिए आपने कहा ए क्या है, सम ऑफ नंबर, लिख लीजिएगा, लेट ए बी द इवेंट, सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4, ठीक है। और बी मैंने कहा एक इवेंट है, नंबर ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4, सम ऑफ द डाइस जो है वो 9 है। तो आपने यहां पे कहा ये 9, सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 9, वन नंबर ऑन डाइस इज 4। तो अब आपको क्या निकालना है, ये चीज हो चुकी है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड पी बी अपॉन ए। तो जब मैंने ये समझा, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी, मतलब 4 डाइस आने की, जब ए हो चुका मतलब सम 9 आ चुका, तो एक डाइस पे 4 होगा, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला होगा इसका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे वाला है पी है। तो देखो मुझे पहले ए जो है सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इन 9, तो अगर आप आउटकम देखोगे, तो अगर आउटकम जो है ए के में लिखना चलूं तो वो क्या क्या होंगे, पहला होगा क्या कहते हैं आपका 6 3 4 5 5 4 और 6 3 6, ये 4 आउटकम होंगे। तो अगर मैं पीए लिखना चाहूं तो पीए क्या होगा आपका, पीए विल बी इक्वल टू 4/36। टोटल आउटकम 36 होते हैं फेवरेबल, जो सम 9 आ रहा है, अभी मैं निकालो सम ऑफ द नंबर इज डाई 9, तो वो आपके 4 आउटकम हुए फेवरेबल, तो 4/36। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन मतलब बी की मतलब ए में 4 है और बी क्या था, वन ऑफ द डाइस इज 4, तो 4 भी हो और 9 सम भी हो। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, इसके आउटकम होंगे या तो 5 4 या 4 5। सम भाई 9 है और क्या कहते हैं आपका जो एक नंबर है डाइस पे वो 4 है। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी यू कैन राइट एज 2/36। तो अगर मैंने ये 2/36 है, ये 4/36 है, तो इधर मैंने डाला तो ये हुआ 2/36 अपॉन 4/36 विच विल बी इक्वल टू 1/2। तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब देखिए अगर मुझे इसे ओरली करना होता है, मेथड से नहीं करना होता क्योंकि एमसीक्यू है, तो मैं कैसे करता, सिंपल सी बात है, मैंने कहा सम ऑफ द नंबर इन डाइस इज 9, तो टोटल 9 आना चाहिए और आपका एक डाइस पे 4 है, तो आपने कहा 9 आने के ऑप्शन आपने देख लिए कितने होते हैं, 4, उसमें से एक डाइस पे 4 है, मतलब क्या होंगे ये दो, तो आपके टोटल स्टार में से यही दो पॉसिबल हुए, तो 2/4 1/2 वैसे आंसर आ जाता। बट हाँ ये खाली एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस तरह से निकाल के दिखाएंगे। बट अगर वन मार्कर करना है तो फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन में दिया था सम ऑफ द डाइस ऑन 9 इज, सम ऑफ नंबर ऑफ डाइस जो है वो 9 है, एक डाइस पे 4 आना चाहिए। तो आपने कहा भी ये जब भी हो सकता है जब 4 5 हो या 5 4 हो। अब आपने कहा 9 आने का जो प्रोबेबिलिटी है टोटल वो कितनी होती है, आपने कहा 9, अगर सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो आपकी होती है 4 आउटकम से, तो आपका 2/4 करके 1/2 हो जाता। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th। तो 8th का आंसर आपका हो गया 1/2। 9th क्वेश्चन में कहते हैं एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट दिए तो मुझे ये समझ में आ गया, जैसे ही इंडिपेंडेंट दिए तो आपने ये लिख दिया इफ दे आर इंडिपेंडेंट तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इज पी एक्स इंटू पी वाई। नेक्स्ट देखते हैं, सच दैट पी एक्स इंटरसेक्शन वाई नॉट इज इक्वल टू 2/5। तो आपको ये दे दिया है और आपको दिया है पी एक्स 3/5 है, पी वाई निकालना है। अब देखो सबसे पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको सेट्स याद है तो इसकी वैल्यू होती है पी एक्स माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी इक्वल टू 2/5। अगर आप वेन डायग्राम से समझना है तो ऐसे समझो, देखो ये दो सेट है, मान लिया एक्स और वाई, आपसे कह रहे वाई नॉट, वाई नॉट मतलब क्या होगा, ये पूरा, वाई को छोड़ के ये पूरा। लेकिन अगर मैं इसका एक्स से इंटरसेक्शन लेता हूं तो खाली यही पार्ट आएगा, ठीक है। और ये पार्ट क्या होगा, अब देखो पी एक्स माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, डेट इज वाई पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट इज पी एक्स माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। और अगर यही होता पी एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई तो वो होता पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। खैर अभी के लिए ये है, पी एक्स मुझे दिया हुआ 3/5,
तो मेरा यहां से पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आगे कैलकुलेट करके 1/5। अब मुझे क्या निकालना है, पी वाई। ठीक है, क्वेश्चन में पी वाई पूछा है और पी एक्स इंडिपेंडेंट दिया है, तो ये कंडीशन भी लगेगी पी एक्स इंटू पी वाई की। तो आपने कह दिया नाउ पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई। यहां पे आपने डाला 1/5 इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स कितना हुआ आपका 3/5 इंटू पी वाई। ये कट गया तो पी वाई कितना आ जाएगा यहां से 1/3। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट दिए थे तभी मैंने ये रिलेशन लगाया पी एक्स और पी वाई, और ये आपको सेट से निकल गया पी एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू निकली पी एक्स से और फिर पी वाई निकाल दिया। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन 9 जिसका आंसर हुआ आपका 1/3। तो 9th का हो गया आपका सी। अब हम लोग चलते 10th पे। इफ फॉर टू इवेंट ए एंड बी पी ए माइनस बी इज 1/5, पी ए माइनस बी आपको दिया 1/5, दिस इज इक्वल टू 1/5। पी ए दिया हुआ 3/5, तो आपको निकालना है क्या है पी बी अपॉन ए। पी बी अपॉन ए आपको बहुत अच्छे से पता है, पी बी अपॉन ए क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो अब मुझे पी ए तो पता है, मेरा काम क्या है, अगर मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी पता चल जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह मुझे दिया हुआ है पी ए माइनस बी। तो पी ए माइनस बी बेसिकली क्या होता है, अगर आपको सेट ध्यान हो तो ए माइनस बी क्या होता है, यही वाला रीजन ये। दिस मीन्स पी ए माइनस बी बेसिकली जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, जिससे मैं लिख सकता हूं दूसरे फॉर्म में पी ए माइनस बी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो एक तरह से याद रखना, चाहे पी में ए माइनस बी लिखा जाए या पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों तरीके हैं लिखने के। पिछले बार में आपने यही सीखा था, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या आपको जैसे याद होगा ये रहा पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या लिखा था, पी एक्स माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। सेम लॉजिक से पी ए माइनस बी इज ऑल्सो, देखो और समझ भी होगी, ए माइनस बी सेट में क्या होता है, वो वैल्यू जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो अगर ये आपका ए है ये बी है, तो ए माइनस बी में क्या होगा, खाली ये होगा, ये वाला पार्ट हटाएंगे। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या बेसिकली, अगर आप पूरे ए में से, ये जो पूरा सेट है ए, इसमें से अगर ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करो तो आपको ये मिलेगा। तो यही वैल्यू को मैंने इधर डाल दिया, पी ए माइनस बी हुआ 1/5 इज इक्वल टू पी ए हुआ 3/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करके आ जाएगा, ये उधर गया 3/5 माइनस 1/5 विल बी 2/5। अब ये मिल गया, और मेरे को क्या मिला हुआ है, पी ए पहले से मिला 3/5, मैंने वैल्यू डाल दी। आपने कहा देयर फोर पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2/5 इंटरसेक्शन बी की, और पी ए क्या हुआ 3/5 विच इज इक्वल टू 2/3। आपका आंसर आ गया 2/3, ऑप्शन डी। तो 10th का हो गया डी। अब हम लोग चलते हैं 11th पे। तो आई होप ये पहले 10 क्वेश्चन क्लियर है, सारे 1 मार्क कर रहे हैं, लेकिन ये अगर उसमें भी आ जाते हैं आपके 2 मार्क्स में भी, तो भी आप इसे बहुत आसानी से सब्जेक्टिव तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 11th, if A and B are two events such that PA is greater than 0, ए और बी दो इवेंट है, पी ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, पी ए जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 ही होती है, कोई नई बात नहीं है, 0 नहीं है मतलब, एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 1, और पी बी जो है वो आपका 1 के बराबर नहीं है, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है। अगेन ये तरीका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो मैंने इसे लिख दिया यहाँ पे पी एक कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दिस अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। अब ऑप्शन देखते देखो क्या है, ए और बी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम लोग पहले जितना रिड्यूस कर सकते थे करते, इससे मैंने लिखा पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पी बी कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हो 1 माइनस पी बी, या ऐसे ही रहने देना। अच्छा ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट, या 1 माइनस पी बी। ऑप्शन देख लो कोई मैच कर रहा है,
तो अगर मैं कंपेयर करूं तो आपका ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है, तो 11th का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब चलते नेक्स्ट 12 पे। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए, यहीं पे कर लेते हैं। आपको दिया है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए, फॉर्मूला लगाया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ये कट गया, तो पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए 13 देखते हैं। 13 में आपसे कह रहे हैं टू एरोप्लेन्स 1 and 2 बॉम्ब टारगेट इन सक्सेशन, कह रहे दो एरोप्लेन है 1 और 2, एक टारगेट को ये सक्सेशन में बॉम्ब करते हैं, मतलब एक के बाद एक टारगेट को हिट करते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 स्कोरिंग ए हिट आर करेक्टली 0.3 and 0.2, मतलब ये करेक्टली टारगेट को बॉम्ब कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 और 0.2 दी है, तो मैंने यहां पे P1 और P2 लिख लिया। P1 दिया हुआ है 0.3 और P2 दिया हुआ है आपको 0.2। द सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ फर्स्ट मिसेस द टारगेट। अच्छा, अब ये कंडीशन क्या दी कि अगर सेकंड प्लेन जब भी बॉम्ब करेगा जब पहला वाला टारगेट को मिस कर दे, अगर पहले ने मार दिया तो सेकंड में काम ही नहीं है क्योंकि टारगेट तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो सेकंड प्लेन जब भी बॉम्ब करेगा जब पहला वाला टारगेट को मिस कर दे, कहते हैं प्रोबेबिलिटी द टारगेट इज हिट बाय द सेकंड प्लेन, तो सेकंड प्लेन टारगेट को हिट करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या मेरे को बेसिकली निकालना है पी सेकंड ओनली, तो ये क्या होगा जब आपका P1 नहीं होगा तो P1 कॉम्प्लीमेंट इंटू P2। अब ये इंटू क्यों किया, क्योंकि देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये P2 जब भी होना है जब P1 नहीं होगा, तो मैंने यहां पे कहा 0.3, P1 0.3 तो P1 कॉम्प्लीमेंट 0.7 इंटू 0.2, आपका सीधे आ गया 0.14। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि सेकंड विल ओनली हिट द टारगेट, ये इसका आंसर होगा 0.14 विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 14th, पीई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दी हुई है, पी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है पी इंटू पी एफ, लेकिन नॉर्मल केसेस में आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए एफ अपॉन ई अगर मैं कह रहा हूं तो वो क्या होगा पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी, मतलब पी इंटू पी एफ अपॉन ई। लेकिन इसके अलावा सेम चीज पी ई अपॉन एफ में भी हो सकती है, तो मेरा ऑप्शन होगा पी इंटू पी एफ अपॉन ई, ये भी सही है और ये वाला भी सही है, तो ऑप्शन हो गया सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट गोज टू 15th। 15th में कह रहे हैं टू डाइस आर थ्रोन, ठीक है, तो टोटल आउटकम 36 हो गए। इट इज नोन दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज लेस देन 6, तो मुझे ये पता है कि सम ऑफ द नंबर जो है डाइस पे वो लेस देन 6 है। ए इवेंट सम ऑन डाइस इज लेस देन 6, तो अगर लेस देन 6 है मतलब सम क्या क्या आ सकता है आपका, पहला जो सम है वो आपका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये सारे केसेस ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये नहीं निकाला, पहले देख लेते हैं और क्या करना है। अब बी इवेंट क्या दिया हुआ है आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट इज लेस देन 6, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3 इज, लेकिन सम 3 है वो बताना है, तो इट इज नोन दैट सम ऑन द नंबर ऑफ द डाइस इज लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 3, मतलब पी बी अपॉन ए बताना है, विच विल बी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो सम और डाइस इज लेस देन 6, अब देखिए 6 में आपका अगर सम में 2 की बात करूं तो वो होता है 1 1 से, 3 जो होता है डेट इज 1 2 और 2 1, 4 होता है आपका 1 3 2 2 और 3 1, 5 होता है आपका 1 4 2 3 3 2 4 1, लेस देन 6 में यही हुआ। तो टोटल आउटकम अगर आपका पीए की बात हो तो 1 2 + 1 3 6 एंड 10, टोटल 10 आउटकम हुए, ठीक है। तो आपका पीए जो है डेट इज बेसिकली 10/36 और सम ऑफ 3 के लिए 2/36, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ यहां से 2/36 अपॉन 10/36 विच इज 2/10 विच इज 1/5, और यही ओरली करना होता तो सम लेस देन 6 के टोटल आउटकम होते हैं 10, उसमें जो 3 के आउटकम होते हैं 2, तो 2/10 सीधे आ जाता 1/5, तो आपका आंसर आ गया 1/5, 15 का हो गया सी। चलिए अब चलते हैं 16, ये सारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन 16 से लेकर 20 तक। तो पहला दिया हुआ असर्शन में द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स
इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिनोटेड बाई ई एक्स। तो देखिए ये मीन हो या एक्सपेक्टेशन हो एक ही बात होती है, दोनों को हम ई एक्स से डिनोट करते हैं, तो असर्शन सही है। द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू एक्स बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और निकालते कैसे, 16 में आपको पता है ई एक्स इज इक्वल टू या मीन जो होता है डेट इज इक्वल टू एक्स इंटू जो आपकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है डेट इज मीन। तो आपका ये हो गया सही। तो आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट हो गया ए, 16 का हो गया ए। नेक्स्ट चलते 17 पे, लेट ए एंड बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज टोटली रॉन्ग, पता है पी ए इंटू पी बी होता है। द थ्री इवेंट ए बी एंड सी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन हो गया आपका डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 18th, two coins are tossed simultaneously, ठीक है, the probability of getting two head if it is known that one at least one head comes up is 1/3। अब देखो ये खुद और नहीं करते, कोई मेथड नहीं लगाएंगे। आपको दो हेड चाहिए, वैसे आपको पता है दो हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, लेकिन आपको कंडीशन दे दी कि एक हेड तो आ रहा है, ये हमें पता है। तो अब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो HT या TH या HH, तो 3। तो आपका सीधे हो गया टू हेड की 1/3। दिस इज करेक्ट, क्योंकि फेवरेबल आउटकम हुए आपके 1 दो हेड का, लेकिन क्योंकि एक हेड आ चुका है उसका आउटकम पॉसिबल है 3, तो 1/3 इज करेक्ट। लेट ई एफ बी टू इवेंट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट देन पी एफ अपॉन ई इज इक्वल टू पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी। ये भी ठीक है, दोनों सही है और आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 18 का हो गया ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 19th, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए डाई having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face is 2। अच्छा, अब ये मीन निकालना, देखो मीन आपको पता होता है x इंटू पी एक्स। अब अगर मैं बात करूं x की, तो एक ऑप्शन है 1 आने का, ठीक है, और क्या है 2 और 5। अब टोटल कितने, मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन डाइस हैविंग रिटन 1 on 3 faces 3, 4 5 6, तो उसमें से आपका 6 में से 1 आ सकता है 3 बार, तो 3/6 हो गया 1/2। 2 आ सकता है 2 बार, तो 2/6 हो गया 1/3, और 1 फेज जो है 5 वो आ सकता है एक ही बार। डाई हैविंग रिटन 1 on 3 फेस, 2 on 2 फेसेस, ठीक है, एंड 5 on 1 फेस, तो ये हो गया आपका 1/6। तो आपको टोटल पर निकालना क्या है, मीन। ई ऑफ एक्स क्या होगा, 1 इंटू 1/2, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6, 6 हुआ ये, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, 6/6 इज 1। तो आपका ये गलत है, मीन आपका 1 होगा। तो 19 का ये गलत है, ठीक है। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं, और x इंटू पी एक्स, 1/2, 2/3, 5/6, एलसीएम 6, 3, तो फिर मीन 1 एंड मीन ऑफ x इज इक्वल टू ये सही है। तो आपका असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन हो गया डी। चलिए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज या इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पे रिवीजन के। तो बैग P contains 6 red and 4 blue ball, bag Q contains 5 red and 6 blue ball, a ball is transferred from bag P to bag Q। बॉल को आपने बैग P से बैग Q में ट्रांसफर किया, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग Q। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग Q इज ब्लू इज, हमारे को जो प्रोबेबिलिटी बतानी है बैग Q की कि ब्लू है वो बताना है। तो अब देखो दो ऑप्शन है, आपको ये तो बताना है कि बैग Q की प्रोबेबिलिटी जो है वो ब्लू की वो है क्या, ब्लू। तो P ब्लू इज इक्वल टू, पहले से अगर रेड ड्रॉ हुई, बैग ए से मान लो रेड ड्रॉ हुई, इनटू फिर ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी, प्लस पहले से अगर ब्लू हुई इनटू दूसरे से ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो अब PR, पहले में आपने कहा अगर PR है तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो पहले से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 6/10। अब अगर आपने बैग Q के अंदर बैग P से बॉल निकाली रेड, वो आपने बैग Q के अंदर डाल दी, ठीक है, तो अब बैग Q में रेड बॉल तो हो गई 6, टोटल बॉल कितनी होगी 12, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन्होंने कहा देने बॉल ब्लू बॉल निकाल ली रहा, तो ब्लू की कितनी होगी 6/12, प्लस पहले से ब्लू आई तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी हुई 4/10, दूसरे से ब्लू आई तो आपका ब्लू हो गई 7/12। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपका टोटल हुआ 120,
36 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 64 अपॉन 120। इसे डिवाइड कर देते हैं, 8 से ही सीधे चला जाएगा, या पहले 4 से, 16, 8/15। तो आपका आंसर है करेक्ट। अकॉर्डिंग टू टोटल प्रोबेबिलिटी ये भी सही है, तो 20 का हो गया ए। तो ये था आपके प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू का रिवीजन। इसमें हमारे बेस थ्योरम के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बेस थ्योरम ज्यादातर 5 नंबर में आती है, एमसीक्यू में नहीं पूछी जाती, तो इसलिए ऑब्वियसली एमसीक्यू या शॉर्ट मार्क्स में बेस थ्योरम के क्वेश्चन नहीं है। तो बेस थ्योरम को छोड़ के हमने सारे कॉन्सेप्ट इसमें, टोटल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, ये सब कुछ रिवाइज कर लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर छोड़िए। लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए रिवीजन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड। टेक केयर।